नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोला बाजार। आज हम सभी लोग मधु काकरिया जी द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से मधु काकरिया जी ने प्रकृति की मनोरम सुंदरता का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से इस पाठ में करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो मैदानी भाग के जो लोग होते हैं, जो उन पहाड़ों की या उन घाटियों की यात्रा करते हैं, वहाँ के दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में बड़ी प्रफुल्लता होती है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन वहीं पर जो उन घाटियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जीवन काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। आम जनमानस काफ़ी रोज़मर्रा की वस्तुओं को जुटाने के लिए काफ़ी संघर्ष करता है। इत्यादि चीज़ें भी हम यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम इस बात का भी आकलन करते हैं कि हम अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए या अपने मन को यूँ कहा जाए कि तनाव से ज़्यादा भर जाने के कारण उसे तनाव मुक्त बनाने के लिए हम पहाड़ों के या हिमालय पर्वत की कंदराओं में या घाटियों के बीच में हम चहलकदमी करने के लिए जाते हैं। या हमारे लिए एक शौक होता है। लेकिन वहीं पर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि उन पहाड़ों या घाटियों में रहने वाले जो जनमानस हैं, वह किस तरह से उन पहाड़ों या घाटियों में जनजीवन रहने के योग्य नहीं है, फिर भी लोगों की विशेषता है या विशेषता कहें या व्यवस्था कहें, वह लोग उसी परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं या रहने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जान पाएंगे कि किस तरह से मधु काकरिया उन पर्वतीय घाटी इत्यादि ठंडे प्रदेशों का जो दौरा करने के बाद जो वहाँ की जो सुंदरता है, जो विशेषता है, उनको उनके मन को इस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इस तरह से उनके आकर्षण में वह वशीभूत हो जाती हैं कि फिर उनकी सुंदरता के अलावा उन्हें दूसरी चीज़ की कहीं भी मन नहीं लगता है। लेकिन वहीं पर जो उनके बच्चे हैं, जो वहाँ के दाम्पत्य परिवार है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से वह अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए और किस तरह से अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कितना संघर्ष करते हैं, वह भी इस पाठ में हम देखने को हमें मिलता है। तो धीरे धीरे हम पहाड़ों की ओर मधु काकरिया बढ़ रही हैं। साथ ही साथ उनके जो सहयात्री हैं, मणि हैं, जो उनका ड्राइवर या मार्गदर्शक के रूप में है, जितेंद्र नार्गे, वह भी उन जगहों का उन्हें परिचय करा रहे हैं। तो आगे देखिए, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाइयों पर हम लगातार चढ़ते जा रहे थे। जितेंद्र बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर बेल्ट लेंगे और जितेंद्र बता रहा है कि अब हम हर मोड़ पर हेयर बेल्ट लेंगे, अर्थात ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए हम कमर में या ऐसे हम बेल्ट लगा लेते हैं जिससे हम गाड़ियों से न गिरें, अर्थात हम सुरक्षित रहें। तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे। फिर हमने उस पहाड़ के पहाड़ियों पर देखा 7-8 वर्ष के ढेर सारे बच्चे, जो 7-8 वर्ष के ढेर सारे बच्चे, जो पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, जो अपना स्कूल पूरा करने के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे थे। तो जिस तरह की उनकी परिस्थितियां थी, जिस तरह से वह संघर्षों के बावजूद वो स्कूल से लौट रहे थे, उनको जब हम देखते हैं तो काफ़ी हमारे मन में उनके प्रति संवेदना होती है और उनके दुखों को हम बाँचना चाहते हैं, अर्थात उनके दुखों को हम जानना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को हम जानना चाहते हैं, उनकी परेशानियों को हम जानना चाहते हैं। इस तरह से इसमें यहाँ पर बताया गया है
और हमने लिफ्ट मांग रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। लिफ्ट मतलब कि जैसे होता है ना कि रास्ते में कोई है और साधन नहीं है उसके जाने के लिए, तो जो लोग साधन से जा रहे हैं उसको वह गुजारिश कर रहे हैं कोई अगले पड़ाव तक उनको भी लेते चलें। इस तरह से बच्चे भी लिफ्ट मांग रहे थे, अर्थात गाड़ियों में बैठने का आनंद उठाना चाहते थे। जितिन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर। जितिन ने बताया कि ये बच्चे हर रोज प्रतिरोज 3 से 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने में भी यहाँ पर इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। वह कहता रोज ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं, तब जाके अपने स्कूल जाते हैं। और जब लेखिका इस कठिन कार्य को सुनती हैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये बच्चे भी कितना परिश्रमी हैं और कितनी हिम्मत है इनके माता पिता के अंदर, जो इतने ऐसे बच्चों को इतनी ऊंचाइयों पर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि क्या स्कूली बस नहीं, प्रश्न पूछ बैठते हैं लोग जितेंद्र नार्गे से, क्या यहाँ स्कूली बस नहीं है? मरी के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मरी कौन है? मधु काकरिया की सहयात्री हैं। मरी जैसे प्रश्न पूछती है जितेंद्र नाम का वह व्यक्ति हंसने लगता है। मैडम ये मैदानी नहीं। कहता मैडम यह मैदानी नहीं, यह पहाड़ी इलाका है, यह पहाड़ी का वातावरण है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पर एकदम कोई चिकना रोड नहीं मिलेगा, बिल्कुल एकदम बर्फीला जैसा ही मिलेगा। इस तरह से बर्फीला मतलब होता है कि पेट बढ़े हुए पेट वाला। और इस तरह से कहते हैं कि बर्फीला मतलब पेट जिनका निकला बर्फीला की श्रेणी में आते हैं। तो कहता है यहाँ कोई चिकना और बर्फीला पेट निकला हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इस तरह से यहाँ जीवन कठोर है। कहते हैं यहाँ जीवन बहुत कठोर है। कौन? जितेंद्र नार्गे कहता है यहाँ तो जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई से लेकर एक ही स्कूल है। कहते हैं तराई अर्थात तराई किस क्षेत्र को कहते हैं? पर्वतों के तल में बसे हुए जो गांव होते हैं, नगर होते हैं, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और दूर दराज के जितने भी बच्चे हैं, नगर हैं, वो सभी नगरों के जो बच्चे होते हैं कहते हैं दूर दराज में जो नगर हैं, जो उन नगरों में बसे हुए जो बस्तियां, उन बस्तियों में जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए तराई में बस एक ही स्कूल है तराई क्षेत्र में, वहाँ पर वो सब जमा होते हैं, जाते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, कहते हैं बच्चे बस पढ़ते ही नहीं हैं। इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय, इसमें से जो अधिकांश जो बच्चे होते हैं वह शाम के समय अपनी माँओं के साथ, अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशियों मतलब जानवरों को चराते हैं, पानी भरते हैं, पानी भरते भी हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। पानी भरने के साथ साथ जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। खुद मैंने भी धोए थे। और जितेंद्र कहता है मैं भी धोए थे। और इस तरह से प्रश्न होता है कि लकड़ियों के गट्ठर क्यों धोते हैं? तो कहते हैं लकड़ियाँ यहाँ पर ईंधन के रूप में उसका प्रयोग होता है। हम खाना बनाने के रूप में लकड़ियों को जलाकर उससे प्राप्त ऊष्मा से और उससे हम अपना भोजन पकाते हैं या बनाते हैं। खतरा धीरे बढ़ने लगा था। जैसे इस ऊंचाई पर हम बढ़ रहे थे, समझिए हमारे लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। जो रास्ते थे चौड़े थे और ऊंचाइयों पर जाते जाते रास्ते और पतले होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा महसूस होता
जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया कि रास्तों को इंच टेप से नाप कर जीप के चौड़ाई जितना ही बनाया गया है कि आगे कहते हैं कि रास्तों को इतना पतला बना दिया गया है जैसे नाप के बनाया गया कि जरा भी संतुलन बिगड़े, कि जरा सा भी संतुलन यदि बिगड़ जाए तो इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके, और इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके, और इंच भर जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों के तलहटियों में समा जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ, इन रास्तों पर जगह जगह पर लिखी थी चेतावनियाँ हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, और हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और जगह जगह बोर्ड भी लगे थे, खतरों के निशान भी बनाए गए थे, और बार बार यह संकेत कर रहे थे कि धीरे चलाएं, घर पे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह से ये संकेत इस बात का संदेश दे रहा था कि आप लोग सुरक्षित इत्मीनान के साथ धीरे धीरे इन रास्तों को पार करने का प्रयास करें। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर एक चेतावनी हमें देखने को मिली, बी केयर मैन इट अराउंड, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं। लेकिन हम उन पहाड़ी क्षेत्रों में हमें नरभक्षी जानवर नहीं मिले। तो नरभक्षी मतलब नर मतलब होता है मनुष्य, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, मनुष्य को मारने वाले जानवरों को नरभक्षी के नाम से जानते, जैसे चीता है, शेर है। तो इस तरह से यह सब मनुष्य का शिकार करते हैं और उनको अपना भक्षण बना डालते हैं। तो कहती हैं कि हमें नरभक्षी जानवर उन पहाड़ों पर नहीं मिले, हमें तो मिले तो क्या मिले, याक मिले, पहाड़ी याक, अर्थात देखिए दूध देने वाले याक, देखिए काले काले ढेर सारे याक, दूध देने वाले याक मिले, काले काले रंग के ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से, पहाड़ों पर गिरती जो बर्फ है से प्राकृतिक ढंग है से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। यानी जो याक हैं जैसे लगा प्रकृति ने उनकी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त कर दिया है, यानी खूब घने घने उनके बाल हैं। और वहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है उन बर्फबारियों से वह बाल ही उनकी रक्षा कर रहे हैं, अर्थात उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किससे, ठंड से। और इस तरह से वह घने घने बालों वाले काले काले रंग वाले दूध देने वाली याक भी हमें दिखाई दी, अर्थात मिले। सूरज ढलने लगा था और उसी समय संध्या का समय हो गया था। सूरज अब ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। हमने देखा कुछ पहाड़ी जो औरतें हैं गायों को चराकर अपने घरों को वापस लौट रही हैं। ठीक, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, कुछ तो गायों आगे आगे चल रहे थे, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादल से घिरा हुआ था। कहते ऊपर आसमान है और आसमान में बादलों की धुंध है और पूरा आसमान बादलों की धुंध से घिरा हुआ है। फिर उतरती संध्या जो है उतर रही है। संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ, और हमने देखा नीचे के चाय के बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, अर्थात खास करके एक परिधान है जो पर्वतों के या बर्फों की दुनिया में पहना जाता है। पहने सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। और इस तरह से
उनका जो यौवन है, अर्थात इतनी सुंदरता है, फिर भी वह अपनी निरंतर कर्मों में लगी हुई हैं। तो लेखिका यह कहती हैं कि व्यक्ति किसी भी माहौल में रहे, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत रहता है। वह अपने कर्मों के माध्यम से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। या हर एक परिवेश का अपना, हर एक वातावरण का अपना अपना कोई अस्तित्व होता है, हर एक काम होता है, उस काम के लिए वह प्रसिद्ध होता है। वहाँ की जो श्रम युवतियाँ हैं वह इस तरह से, आप देखिए वहाँ की युवतियाँ किस कार्य में लगी हुई हैं, तरह तरह की कामें हैं। उन कुछ युवतियाँ सड़कों को बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ रही हैं, कुछ युवतियाँ बड़े बड़े भोंकू पहने हुए चाय के बागानों में चाय की पत्तियाँ को तोड़ रही हैं, कुछ युवतियाँ पशुओं को चरा रही हैं और जंगल से लकड़ियों की इकट्ठा करके अपने घरों को ला रही हैं। इस तरह से सभी लोगों को अलग अलग कार्यों में सभी लिप्त युवतियों को देखने का मौका किसको मिला? लेखिका को मिला। फिर देखिए, चाय के हरे भरे बागानों के युवतियाँ भोंकू पहने सिक्किम परिधान चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, और इस तरह से नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। और श्रम से यानी काम करते उनके जो चेहरे थे, गुलाबी चेहरे दमक रहे थे, यानी चमक रहे थे। एक युवती ने चटक लाल रंग का भोंकू पहन रखा था। एक युवती जो है वह चटक यानी एकदम गढ़े लाल रंग का भोंकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच सघन हरियाली के बीच वह चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था, और इस तरह कुछ इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं उनको देखने बाद मंत्रमुग्ध हो गई। मैं चीख रही थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। इस तरह से इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लाइन में पड़ाव लेना था। कहते हैं युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लाइन में पड़ाव लेना था। इस तरह हमें लाइन में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायूं। इस तरह से गगनचुंबी जो पहाड़ हैं उसमें पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायूं। कहते हैं खुले गगन के नीचे सांस लेती हुई एक नन्ही सी शांत बस्ती थी, जिसका नाम था लायूं। और इस लायूं बस्ती की अपनी एक विशेषता थी कि सारे दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही है, और जहाँ सारी दौड़ धूप से दूर जहाँ जिंदगी जो है निश्चित रूप से सो रही थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो लायुंग है उसकी अपनी एक अलग विशेषता है, एकदम शांत घाटियों वादियों का वह नगर। इस लायुंग में हम ठहरे थे, इसी लायुंग में हम ठहर गए थे कृष्णा नदी के तीर पर यानी किनारे बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही कृष्णा नदी किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। मैं हाथ मुंह धोने के बाद कृष्णा नदी के पड़े हुए पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती कृष्णा में मिल रहा था। ऊपर से झरना गिर रहा था जो कृष्णा नदी में मिल रहा था। मंदिम हवा बह रही, धीरे धीरे हवाएं भी बह रही थी, और पेड़ पौधे भी झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रहा था, और गहरे आकाश में गहरे बादल आ गए थे जो चांद को एकदम ढक रहे थे। बाहर जो परिंदे हैं और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में लगभग अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों से घुंघरुओं के
रुनझुनाहट से और मंदिर की घाटियों से और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से आंखें अनायास भर आईं, अर्थात वैसी सुंदरता को देखने के बाद हमारी आंखों में अनायास इस प्रकृति रूपी सुंदरता को देखने के बाद आंसू भर आए। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा, और ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा, वही सुख शांति और सुकून है, वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं, और इस तरह से पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल गति से खिलवाड़ कर अक्षम अपराध किया। हमारी प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। इस तरह से हम देखते हैं यह हिमालय हमारे लिए कविता ही नहीं अब दर्शन बन गया है। हिमालय की सुंदरता के बारे में मधु काकरिया यह बताने का प्रयास करते हैं कि हिमालय अपनी विशेषताओं से इस तरह से भरा है, उसके शब्दों के रूप में उसकी विशेषताओं को उकेरना या प्रस्तुत करना अर्थात संभव नहीं है। इसलिए वह उसे एक दार्शनिक स्थल के रूप में देखने शुरू कर देती हैं, अर्थात उसकी हर एक विशेषताओं को वह दर्शन के नाम पर जोड़ने का प्रयास करती हैं।